अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। टॉपिक जो है आज हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है फिजिकल, हमने इसमें रिलेशनशिप पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रिलेशनशिप के बारे में। अब रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है? तो वो हमने पढ़ना है दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप। एक है हमारे पास कंपोजिशन, दूसरा है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने इन दो चीज़ों के बारे में क्या करना है? रिलेशनशिप पढ़ना है, कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं कंपोजिशन के बारे में बता चुका हूँ, इसका लफ्जी मानी होता है इज्जा, यानी वो किन किन चीज़ों से जो हमारा मालिक्यूल है वो किन किन एटम से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, हमारे पास वाटर है, वाटर में हमारे पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। ये दो एटम मिलने के बाद क्या बना? हमारा एक मालिक्यूल्स बना, यानी एक वाटर बना है। अब इनका कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमने किस में पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब कैसे जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपोजिशन के साथ या कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तो फॉर एग्जांपल हर जो हमारे पास कंपोनेंट है उनका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स भी वही होगा जो हमारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इन कंपोजिशन पे ही डिपेंड करेगा कि जितना जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही उसकी कंपोजिशन का होगा। तो इन चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें कि इसके इस्तेमालात की बात करें, ये कहाँ इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये ब्रांच कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ये हमारे मुख्तलिफ बिहेवियर ऑफ लिक्विड गैसेज और इनको जानने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जानने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है? हमारे पास इस तरह की हमारे पास एटम की एक स्ट्रक्चर होती है। उसके सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? हमारे पास शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास शेल्स होते हैं। अब न्यूक्लियस एटम की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम सब एटॉमिक की बात ना करें तो ये तो एटम की स्ट्रक्चर को हम प्रॉपर तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर प्रोटॉन्स जिन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिन क्या होता है? हमारे पास न्यूट्रल होता है और उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करें इनकी कोएग्जैक्ट्स की कि ये कहाँ कहाँ एटम में पाए जाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास एटम के शेल्स में पाए जाते हैं। किसमें? शेल्स में पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे एटम के, जो एटम है उसके न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके शेल्स में पाए जाते हैं। अब जो एटम का न्यूक्लियस है वो टोटली तौर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसी वजह से उस पर क्या होता है? हमारा एटम का न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो नेक्स्ट, ये तो थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। किसमें हम पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन एसेंशियल हो, कार्बन क्या हो, जरूरी हो, एसेंशियल हो, वो क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बन के अलावा दूसरे भी हमारे पास उसके साथ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, लेकिन क्या है, कार्बन का होना लाजमी है, वो क्या होगा? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं, तो ये क्या होगा? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन का होना लाजमी है, कार्बन क्या है, उसमें एसेंशियल कंपोनेंट है। तो दूसरा है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ये तो था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स में दो चीजें आ रही है हमारे पास, एक आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास? कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएं, इसके अलावा कोई तीसरा ना मौजूद हो, उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स देंगे। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की तीन कैटेगरीज है हमारे पास। फर्स्ट वन है हमारे पास अल्केन्स, सेकेंड है हमारे पास अल्कीन्स, थर्ड वन है हमारे पास अल्काइंस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH4 मीथेन, जो हम घरों में आम गैस यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH2 CH2 और इसकी एग्जांपल है हमारे पास CH3 ट्रिपल बॉन्डिंग CH3। तो ये क्या है? उनके फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि अल्केन में जो हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग होती है, अल्केन के अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करूं तो हमारे पास ऐसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। अब क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? इसमें जो इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का, वो सिंगल बॉन्डिंग है। अल्केन्स का क्या है हमारे पास? डबल बॉन्डिंग है। और अल्काइंस का क्या है हमारे पास? ट्रिपल बॉन्डिंग है। अब इसमें क्या है हमारे पास? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें क्या हो, हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ये क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन किसी के साथ मिलके उस कंपाउंड को अपना बना ले। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास अमोनिया है। अमोनिया में एक क्या होता है? लोन पेयर, और तीन क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है? अपने साथ हाइड्रोजन को बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से तीन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ अटैच हो गया। अब एक और कंपाउंड है मेरे पास, जो हमारे पास CH3, और इस पे एक क्या है? हमारे पास एक बॉन्ड है, यानी एक क्या है? लॉन पेयर है हमारे पास। अब इस कार्बन ने CH2 इसने क्या किया? इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अपने अंदर दाखिल कर लिया, या CH3 भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसने क्या किया? इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अपने अंदर अटैच कर लिया, या ये जाके इसके साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया CH3 अमोनिया और CH3। तो ये क्या हो गया हमारे पास? उसका डेरिवेटिव हो गया। किसका? अमोनिया का ये डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि अमोनिया ने ही, डेरिवेटिव होते हैं उसके साथ मिलके जुड़ के करना। अमोनिया ने अपना एक हाइड्रोजन इसे देकर इसे अपने साथ मिलाया है, इसी वजह से ये क्या हो गया? अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास बहुत सारे फार्माक्यूटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, और मेडिसिन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट किन के बारे में? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। इसके अलावा ऑल एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। O से ऑर्गेनिक और C से कंपाउंड।
यानी हमने क्या करना है, बाकी तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जो हो गए, इनके अलावा या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनका सबका मुतालिया हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे इसके यूजेस हैं आगे। जैसे अगर हम बात इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास NaCl है, तो हमारे पास क्या होगी, क्लोराइड, तो ये क्या होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। आगे अगर हम इसकी स्कोप की बात करें तो ये बहुत सारा हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ से अखज़ हुआ है, एक है बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, यानी लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शन। अब हमने बायोकेमिस्ट्री में तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। किन चीज़ों के बारे में, तीन चीज़ों के, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड क्या हमारे पास रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ग्लूकोज की, C6H12O6। हमने सबसे पहले देखनी है इनकी स्ट्रक्चर को अगर हमने देखना है तो पहले हमें उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए कि ये किन किन अज्जा से मिलके बना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन हमारे पास क्या है कंपोनेंट हैं जो यूज़ किए गए हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनी है, 6 हमारे पास कार्बन है और H हमारे पास 12 हमारे पास हाइड्रोजन है और 6 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो इनकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये हमारे पास कंपाउंड बना है। और इनकी स्ट्रक्चर क्या है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन हमारे पास है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। अब इनका रिएक्शन क्या है, यानी ये क्या रिएक्शन करते हैं। अब ये रिएक्शन क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने, अच्छा ये तीनों चीजें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन किसके पढ़ने, इनसाइड द बॉडी केमिकल के हैं, यानी ये तीनों किस में होंगे, इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के जो अंदर होते हैं केमिकल्स या हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस पढ़ना है इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या था हमारे पास, सबसे पहले इसकी हमने स्ट्रक्चर देखनी है। तो स्ट्रक्चर को देखने से हमें कंपोजिशन का पहले पता होना चाहिए। तो कंपोजिशन क्या था, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। फिर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल थे, हाइड्रोजन के 12 थे और ऑक्सीजन के 6 थे। ये क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर होगी। और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी होता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट करता है, जिससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अगर बायोकेमिस्ट्री के स्कोप की बात करें तो ये फूड प्रिजर्वेशन और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसा कि लफ्ज से ज़ाहिर हो रहा है इंडस्ट्रियल, यानी हम इसे इस तरह कह जाएंगे केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल लफ्ज लिख रहा है इंडस्ट्री से और केमिस्ट्री केमिया से, तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में होता क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी तैयारी की जाती है कमर्शियल स्केल पे। अब
हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन द कमर्शियल स्केल, किसी भी कमर्शियल स्केल पे हमने किसी भी कंपाउंड की तैयारी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ज़्यादातर हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, एटीसी, ये केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमालात होते हैं। अब ये क्यों इस्तेमालात होते हैं हमारे पास, क्योंकि इनसे क्या होता है, फर्दर आगे कंपाउंड की तैयारी होती है। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम क्या करते हैं, पौधों वगैरह को डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल वगैरह की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके दौरान हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह क्लोरीन क्या होती है, ये भी हमारी इंडस्ट्रीज में सोप्स और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिटर्जेंट वगैरह हो गए और हमारे पास बाकी केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन द कमर्शियल स्केल, यानी किसी भी कमर्शियल स्केल पर कोई भी कंपाउंड के हम तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और उनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ये ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं क्योंकि इनसे फर्दर हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारे पास कंपोनेंट हो गए, दूसरा हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ वुमेन्स एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, दूसरा क्या हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट के क्या क्या कौन कौन से इफेक्ट हैं जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट इंसानी इफेक्ट की वजह से ख़राब हो रहा है या उन पर क्या असर पड़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सबसे पहले अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि लफ्ज से निकल रहा है, इससे क्या होता है, लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदार चीजें, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट होंगे। और एबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग जानदार, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वाटर वगैरह हो गया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड करता है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। कैसे, देखें, हमें टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, प्रेशर की भी ज़रूरत होती है और हमें क्या होता है कि वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंड करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, इंसानों की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन खराब हो रहा है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूटेंट्स कैसे फैलती हैं, जो हम घरों में हम रेफ्रिजरेटर्स, एसीज वगैरह यूज़ करते हैं, उधर से क्या होता है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खारिज होते हैं जो कि सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है जिसका फार्मूला हमारे पास O3 है, उसे क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसमें ओजोन होल का सबब बनते हैं। और ये ओजोन लेयर्स क्या ब्रेक हो जाएगी तो अल्ट्रा रेडिएशन ज़मीन पर पहुंच जाएगी, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या थी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने दो चीज़ों, एक कंपोनेंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसमें बताया कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, और आगे पढ़ाया कि कैसे इंसानी एक्टिविटीज से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर का वर्ड निकला है हमारे पास न्यूक्लियस से।
इसके अलावा एक और वर्ड भी है रेडियो एक्टिविटीज, रेडियो एक्टिविटी। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? नेचर में हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स हैं जो मुसलसल क्या है, हैजली अनस्टेबल हैं। यानी हमारे पास ऐसे एटम्स मौजूद हैं जो क्या है, हमारे पास हैजली अनस्टेबल हैं। यानी ये क्या करते हैं, मुसलसल अपनी रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, ये जिनकी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, अनस्टेबल एटम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम होगी, ये क्या है, हमारे पास नेचर में मौजूद है फ्री स्टेट में, जो क्या करते हैं, अनस्टेबल और मुसलसल रेडिएशन को खारिज करती रहती है। अब इनके रेडिएशंस क्या होते हैं, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कैसे? हम इन्हीं रेडिएशन को यूज़ करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेडियोथेरेपी की, तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके जरिए क्या किया जाता है कि कैंसर के सेल्स को जो डिवाइड हो रहे थे उनको रोका जा सकता है। यानी रेडिएशन के जरिए उसका इलाज किया जा सकता है। या किडनी स्टोन हो गए, उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। इन अनस्टेबल पार्टिकल्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमालात होता है। तो इस ब्रांच में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक न्यूक्लियस के बारे में और एक रेडियो एक्टिविटीज़ के बारे में। रेडियो एक्टिविटीज़ क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि नेचर में कुछ ऐसे एटम्स मौजूद हैं जो हाइजली अनस्टेबल हैं, मुसलसल अपनी रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। उन रेडिएशन को यूज करके हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है ये जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की सिंपल आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ग्लूकोज का फार्मूला दिया गया C6H12O6। अब हमने इसमें से बताना है कि कौन कौन से इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं या कौन कौन से एटम्स यूज़ हुए हैं। तो इसमें कितने, 3 तरह के एटम्स यूज हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमने उनकी परसेंटेज भी बतानी है कि कितनी कितनी परसेंटेज पर हमारे पास कार्बन है, कितनी परसेंटेज पर हमारे पास हाइड्रोजन है और कितनी परसेंटेज पर हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इनकी परसेंटेज आती है 1:1। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज कार्बन की 1%, हाइड्रोजन की 2% और ऑक्सीजन की 1% है। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की सिंपल आइडेंटिफाई करके उसकी परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। फर्दर अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी मालूम करते हैं कि किस कंपाउंड में कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम उसकी मिकदार मालूम करते हैं कि कितनी परसेंटेज पर कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत दफ़ा शॉर्ट में पूछ लेता है, व्हाट इज डिफरेंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया कि हमने क्या बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी है कि कौन से कार्बन, जैसे हमने ग्लूकोज का लिया था तो हमने इसकी क्या करनी है, क्वालिटी बतानी है कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें यूज़ किया है। एक हमारे पास कार्बन है, यानी ये लिक्विड फेस में है, हमारे पास सॉलिड फेस में है या गैसेस फेस में है, ये हमने उसकी क्वालिटी बतानी है। और दूसरे में हमने उसकी क्वांटिटी बतानी है कि कितनी कितनी परसेंटेज पे ये हमारे पास मौजूद है। तो हमने इसकी परसेंटेज निकाली थी 1:2:1। तो ये का जो मालूम करना होता है वो हमने क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव में करना होता है, और इसे हमने किस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में मालूम करना होता है। तो ये तो थी हमारी ब्रांचेस। नेक्स्ट हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।